नमस्ते। मैं शंकर जोशी फिर से स्वागत करता हूं आज आपका मेरे YouTube चैनल अलंकार करियर पॉइंट में। दोस्तों, कल मैंने आपको वर्ण केवल पढ़ाया था। इससे पहले वीडियो में वर्ण में पढ़ा चुका हूं या फिर वर्ण विन्यास, वर्ण विच्छेद पढ़ा चुका हूं। आज मैं उससे आगे को बढ़ रहा हूं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इससे पहले के दोनों वीडियो को देख लें तो और अच्छा समझ में आएगा। हाँ, आपको मैं फिर दोहरा रहा हूं, आपको याद कुछ नहीं करना है, आपको ये सब समझना है। सब समझाएंगे हम आपको, याद कुछ भी नहीं कराएंगे हिंदी की क्लास में। और आप एक कॉपी लेकर बैठे, इससे पहले के जो वीडियोज बना चुका हूं, जो पढ़ा चुका हूं, उनको लिखिए और आपको लिखते रहना है। मैं समझाऊंगा, मैं लिखाऊंगा, आपको लिखते रहना है। आप ऐसा सोचिए कि आप एक क्लास में बैठे हैं और आप वहां लिख रहे हैं और आप एक कॉपी पकड़ना, जैसे मैं क्लास में लिखाता हूं वैसे ही यहाँ पर भी आपको लिखाते रहूंगा। तो आप एक कॉपी लेकर बैठ जाएं और पेन कॉपी लेकर शुरू हो जाएं। क्या वर्णमाला और स्वर आज मैं पढ़ाऊंगा। वर्णमाला और स्वर पढ़ाऊंगा। वर्णमाला में एक ही चीज बतानी है, क्या वर्णमाला किसे कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आए वर्णमाला किसे कहते हैं और ऑप्शन बना दें तो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आप ऐसे समझ सकते हैं वर्णमाला। देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं, माला किसे कहते हैं। पहले आप ये जानिए, माला जो आप पहनते हैं, माला फूलों की माला या अन्य अन्य मालाएं, माला किसे कहते हैं। माला अगर फूलों की माला है तो आप बताइए, फूलों की माला है तो क्या होना चाहिए। फूल व्यवस्थित ढंग से लगे होने चाहिए। ये तो है नहीं कि आप सुई धागा लाए और फूल पकड़ के एक जगह रख दिए और माला बन गई। तब तक माला नहीं बनेगी फूलों की, जब तक आप उनको सुई और धागे से व्यवस्थित क्रम में नहीं लगा देंगे। अगर बिना व्यवस्थित क्रम में लगाए माला बनती तो हर कोई फूल माला में होता। उठाओ फूल टोकरी में और रख दो माला, ऐसे माला नहीं होगी। आपको टोकरी के फूलों को सुई और धागे से व्यवस्थित लगाना पड़ेगा, तब जाकर वो क्या बनेगी, माला। इसका मतलब फूलों को व्यवस्थित लगाने के बाद माला बनती है। तो वर्ण माला, वर्णों को भी व्यवस्थित लगाने के बाद वर्ण माला बनेगी। इसलिए वर्ण माला किसे कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को। वर्णों के क्रमबद्ध, आप लिखते रहिए, आप लिखना शुरू कीजिए। वर्णमाला की परिभाषा लिखिए। क्या लिखेंगे वर्णमाला की परिभाषा, इसको रटना नहीं है। वर्ण माला शब्द से समझना, माला व्यवस्थित क्रमबद्ध, फूल क्रमबद्ध होते हैं। वैसे ही माला में फूल क्रमबद्ध होते हैं, वैसे वर्णमाला में वर्ण क्रमबद्ध होते हैं। इसलिए आप लिखिए वर्णमाला हेडिंग, और क्या लिखेंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो अगर आप लिख चुके होंगे, आप वर्णों का व्यवस्थित समूह कैसे है, पहले अ है, फिर आ है, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ। यद्यपि ये छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, पर है तो यही क्रम। अ के बाद क तो नहीं लिख देते, या अ के बाद ट से टमाटर ट तो नहीं लिख देते। अ के बाद आई लिखना है, आ के बाद छोटी बड़ी। आपने बचपन में भी ऐसे ही सीखे। क्यों? क्योंकि आपको क्रमबद्ध पढ़ाया गया है, और क्रमबद्ध ही माला है। वर्णमाला क्या है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध होगा अ के बाद आ। अब वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। आप लिखिए, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। अगर क्वेश्चन आता है हिंदी वर्णमाला में, हिंदी से कोई क्वेश्चन आता है, हिंदी के पार्ट से कोई क्वेश्चन आता है, वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में। आज से मैं आपको 52 वर्ण पढ़ाऊंगा। आज केवल स्वर पढ़ाऊंगा। जब तक वर्ण 52 कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक मैं आपको वर्ण वाला चैप्टर पढ़ाता रहूंगा। वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। 52 आप लिख चुके हैं। अब आते हैं हम स्वर। इसकी परिभाषा लिख चुके हैं। लिख रहे हैं तो ठीक है, खाली देखने से कोई लाभ नहीं होगा, लिखते भी रहिए। और जो हम बताते हैं वो समझने का प्रयास कीजिए। जब भी पढ़ते हैं तो समझने का प्रयास कीजिए, या फिर आप वीडियो को सेव कर सकते हैं। जाकर वीडियो सेव कर लीजिए, और जब भी आपको रिवाइज करने का मन होता है तो वीडियो सेव किया हुआ देखते रहें, और आपने क्या लिखा है वो भी देखते रहें। स्वर, स्वर किसे कहते हैं। अब हम पहले आते हैं वर्णों के भेद। वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं।
वर्णों के दो भेद होते हैं, वर्णों के दो भेद होते हैं, वर्ण के दो भेद, वर्ण के भेद कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। आप लिख दीजिए, वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो भेद होते हैं? एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन, स्वर तथा व्यंजन। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। 52 वर्ण होते हैं, वर्ण के दो भेद, स्वर और व्यंजन में ही 52 कंप्लीट करेंगे हम, 52। अब देखिए स्वर किसे कहते हैं? आप लिखिए स्वर, हेडिंग लिखिए स्वर। देखिए आपको फिर मैं दोबारा कह रहा हूं, आपको कुछ भी याद नहीं करना है। आप अगर हिंदी को याद करने के लिए बैठ गए, कुछ हो सकता है 100% व्याकरण, व्याकरण को पूरा 100% माने तो उसमें से 5% आपको याद करना हो सकता है, 95% चीजें याद नहीं करनी है, समझनी है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए स्वर, स्वर किसे कहते हैं? हम स्वर पढ़ रहे हैं, स्वर किसे कहते हैं? देखिए जब आप अ बोलते हैं ना, अ बोल के देखिए, आप प्रैक्टिस करना, हमारे साथ प्रैक्टिस करना। अ बोलेंगे तो जीभ बिल्कुल नहीं हिलेगी आपकी जिह्वा, अ कहीं भी टच नहीं करेगी आपकी जिह्वा, और टच नहीं करेगी। और ये भी देखिए, अ जब बोलते हैं ना, अंदर से वायु निकलती है, अंदर से वायु निकलती है। जो वायु निकलती है वो वायु बिना रुकावट के निकलती है, मुंह में कहीं रुकती नहीं है। अ बोल के देखिए, सीधे बाहर आएगी वायु, अ कहीं रुकेगी नहीं। क्यों? जिह्वा रोकने का प्रयास कर ही नहीं रही कहीं। आ पूरी वायु, ई जीभ हिलेगी जरूर, लेकिन आप देखिए जिह्वा किसी स्थान को टच नहीं करेगी, किसी स्थान को नहीं छुएगी। ई उ आप बोलेंगे तो होंठ गोल जरूर हो जाएंगे, चिपकेंगे नहीं, आपस में ऐसे नहीं चिपक जाएंगे। जैसे कि प बोलिए, प में पहले ही चिपक जाएंगे, प आपस में होंठ चिपकते हैं एक बार, लेकिन ऊ में नहीं चिपकेंगे आपके होंठ। ऊ बोलेंगे तो एक छेद सा बन जाएगा होंठों में, बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। ऊ बोलेंगे तो एक छेद सा बन जाएगा गोल होंठों में, गोल से होंठ बन जाएंगे और वायु बिना रुकावट के बाहर आ जाएगी। लेकिन प बोलिए, वायु रुक जाएगी अंदर पहले। क्यों? क्योंकि प बोलते तो पहले होंठ चिपकते हैं, वायु अंदर रुक जाती है, फिर जैसे ही होंठ छोड़ते हैं तब बाहर वायु निकल पाती है, क्योंकि उनमें रुकावट होती है। इनमें रुकावट पैदा नहीं होती। आप बोल के देखिए, अ आ ई, बिल्कुल होंठ भी आपस में नहीं चिपकते हैं, न तो आपकी जिह्वा कहीं टच होती है, कहीं छूती है। इसलिए स्वर किसे कहते हैं? बिना रुकावट के बोले जाने वाले वर्णों को। अभी मैं परिभाषा बोलूंगा, आप लिखेंगे, अभी आप समझो पहले। बिना रुकावट के, अभी मैं बोलूंगा परिभाषा, आप पहले समझ जाइए। बिना रुकावट के बोले जाने वाले वर्णों को, लिखे पढ़े बोले जाने वाले वर्णों को। एक दूसरा, देखिए कल वाला जो चैप्टर पढ़ाया था मैं, उस चैप्टर में आपको कुछ चीजें समझाया था, ये चीज समझा चुका था कल, मैं फिर समझा रहा हूं। क्या? बिना किसी सहायता के। अब मैं यहां पर बना रहा हूं, ये देखिए, यहां अ किसकी सहायता ले रहा है ये बताइए? किसी की सहायता नहीं लेता है। अगर मैं कहूं क किसकी सहायता लेता है? ये क, हाँ तो लेता है। किसकी? क इस अ की सहायता लेता है। कैसे? ये आधा क है प्लस अ। देखिए आधे क को ऐसे भी लिखते हैं, कल समझा चुका था मैं, आप ऐसे भी लिखते हैं आधे क को। आप चाहो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, आधे क को ऐसे या ऐसे कैसे भी लिखो। आधा क जब अ मिलता है तब जाकर पूरा बनता है। देखिए यहां हलंत नहीं है, हलंत है तो आधा है। हलंत क्यों हटा? क्योंकि उसमें अ मिल चुका है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ की मात्रा का बोध क्या कैसे होता है? अगर उसमें हलंत नहीं है तो सोच लीजिए अ है। आ होता तो आ की मात्रा लगी रहती, ई होता तो ई की मात्रा लगी रहती। देखिए ये क तो किसकी सहायता ले रहा है? अ की। अगर मैं ये कहूं कि, अब देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं छोटी ई लगाकर कि, ये किसकी सहायता ले रहा है? ये पूरा है ना क, ये आधा है, ये तो पूरा है। पूरा है तो किसकी सहायता ले रहा है? देखिए तो क, ये व्यंजन तो ना, व्यंजन, ये स्वरों को छोड़कर, इतने स्वर हैं, इन स्वरों को छोड़कर जो क से आगे को व्यंजन होते हैं वो
किसी न किसी स्वर की सहायता लेते हैं, इनमें से किसी की सहायता लेते हैं, लेकिन ये किसी की सहायता नहीं लेते हैं। और किसकी सहायता से लिखा जा रहा है? क तो अ की सहायता से या की ई की सहायता से, लेकिन आ किसकी सहायता से? किसी की नहीं, ई किसी की नहीं, इसलिए बिना किसी सहायता के, ये 100% बिना किसी सहायता के, बिना रुकावट के और बिना किसी सहायता के, स्वतंत्र रूप से। बिना सहायता के तो समझ गए ना, कल समझाया था मैं, और देखना तो कल परसों के वीडियोज को देखना। अब देखिए, अर्थात इससे पहले के वीडियो को देखना आप। अब देखिए, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी सहायता के, लिखिए स्वर की परिभाषा लिखिए। मैं लिखा रहा हूं क्या? बिना किसी रुकावट के, बिना रुकावट के, बिना किसी सहायता के, बिना रुकावट के, बिना किसी सहायता के, पढ़े लिखे, बिना किसी सहायता के पढ़े लिखे बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं। ये किसी की सहायता नहीं लेते हैं, स्वतंत्र है। आप लिख सकते हैं स्वर स्वतंत्र होते हैं, किसी की सहायता नहीं लेते तो स्वतंत्र होते हैं। बिना किसी सहायता के, बिना रुकावट के, बिना किसी सहायता के पढ़े लिखे बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं ये। और स्वर कितने होते हैं? देखिए स्वर कितने होते हैं। अब पहले यहां देखिए, क्या देखते रहिए और लिखते रहिए। हम जब लिखने के कहेंगे तब लिखें। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं, तो आप 11 लिखिए। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। देखिए मैं 11 स्वर लिखा हूं और आप भी लिख दीजिए। स्वरों की संख्या 11 होती है और ये लिख दीजिए 11 स्वर। स्वरों की संख्या 11 होती है और ये स्वर लिख दीजिए। अब देखिए, आप लिखते भी रहिए, लिखेंगे नहीं तो लाभ नहीं होगा। अब देखिए, मूल स्वर, मूल स्वर 13 होते हैं। क्यों? स्वर 11 होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आता है स्वर कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। मूल स्वर 13 होते हैं। कौन से 2 स्वर ऐसे बढ़ गए मूल रूप से? क्योंकि हम सब जानते हैं हिंदी में स्वर कहां से आए? संस्कृत से आए। हिंदी में स्वर कहां से आए? संस्कृत से। हिंदी में संस्कृत से स्वर आए, तो संस्कृत में स्वरों की संख्या 13। तो यहां आकर 2 क्या गायब हो गए हैं? हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए 2 क्या गायब हुए हैं यहां आकर, जिनका प्रयोग नहीं हो रहा है हिंदी में। इसका मतलब यह है स्वरों की संख्या यहां पर 11 जरूर है, लेकिन मूल स्वर अर्थात संस्कृत में स्वर, क्योंकि ये हिंदी के स्वर संस्कृत से आए हैं, तो संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? 13। 13 कौन कौन से हैं? देखिए, आप यहां पर री लिखते हैं ना, यहां पर री लिखते हैं, तो इस री को ऐसे भी लिखा जाए और ये ऐसे तो लिखा ही है, जैसे लिखा वैसे यहां पर भी लिख चुका हूं। अगर मैं ये ह्रस्व छोटी री है, जैसे छोटी ई बड़ी ई आप कहते हैं, वैसे ही छोटी री है बड़ी री है, ऐसे छोटी री बड़ी री। देखिए ये 11 थे, एक ये बढ़ गया 12। देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक ये 12। स्वरों में एक ये बढ़ गई री, छोटी री के बाद बड़ी री। चूंकि अब री का प्रयोग हिंदी में होता नहीं है, इसी री का नहीं होता है, इसका छोड़ लीजिए, इस री का नहीं होता है। अभी मैं समझा रहा हूं कैसे नहीं होता है। आप कंफ्यूज में मत आइए, कंफ्यूजन मत कीजिए कि इस री का प्रयोग तो हम करते हैं ऋषि, ऋग्वेद, ऋचा, तो मैं समझाऊंगा अभी। इस री का भी प्रयोग, इस री का प्रयोग होता ही नहीं है हिंदी में। देखिए कहीं पर प्रयोग करते हैं, इसका तो प्रयोग करते हैं, इसका हिंदी में नहीं करते हैं। संस्कृत में हिंदी पढ़ रहे हैं हम। ये री एक मूल स्वर 13 होते, तो एक ये हो गई 11 में, एक ये 12। और संस्कृत में ये देखिए, संस्कृत में एक स्वर और होता है ली, आई उण री लिक। पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों में दूसरे माहेश्वर सूत्र में ही आ जाता है आई उण री लिक, ली री लिक का तो ये देखिए, संस्कृत में 2 स्वर और थे, 11 के बाद 2 स्वर और थे, तो कुल कितने हो गए? 13। मूल रूप से स्वर कितने थे? 13। हिंदी में आते आते कितने रह गए? 11। इसलिए पूछता है स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। अगर मूल स्वर कितने होते हैं, अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो कितने होता है?
13 और इनके अलावा मूल स्वरों में किन की गिनती होगी? री, बड़ी री और री। अब आते हैं प्रयोग के आधार पर 10 होते हैं। कैसे? मैं फिर दोहरा रहा हूं, आपको सब समझना है। इसको क्या याद करेंगे आप? इसको क्या याद करके जाओगे आप? इसको समझना है, इसको भी समझना है। कैसे? प्रयोग के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? 10। प्रयोग के आधार पर एक क्या छूट गया? देखिए, मैंने चर्चा किया था री पर। री का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, इसका भी नहीं होता है, इसका भी नहीं। अगर आप कहो कि सर आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ऋग्वेद, ऋषि, ऋचा, ऋतु, ये शब्द तो हिंदी में प्रयोग हो ही रहे हैं। भाई ये शब्द क्या है? संस्कृत के शब्द हैं, ये सब संस्कृत के शब्द हैं। हिंदी का कोई ऐसा शब्द नहीं है जो री से शुरू होता हो। आप सोचेंगे, सोच सोचकर जितने शब्द आपके मन में आएंगे री से शुरू होने वाले, वो सब संस्कृत के शब्द हैं। हिंदी में री से कोई शब्द शुरू ही नहीं होता, चाहे ऋषि हो, ऋग्वेद हो, ऋचा हो, ऋतु हो, कोई भी शब्द हो, कोई री से शुरू होने वाला, वो सब संस्कृत के शब्द हैं। इसलिए री का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उनमें री का प्रयोग हो रहा है। ठीक हो गया? अन्यथा हिंदी में स्वतंत्र रूप से री का प्रयोग नहीं होता है, प्रयोग होता ही नहीं है, संस्कृत के शब्दों में होता है। अब हिंदी में री का प्रयोग नहीं होता है तो री को भी हटा दीजिए, बच गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसलिए प्रयोग के आधार पर 10 भेद होते हैं स्वरों के। ये क्वेश्चन अवश्य आते हैं। स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो 11। खाली स्वर पूछेगा तो 11, मूल 13, प्रयोग के आधार पर 10। तो मैं समझा चुका हूं। अब आते हैं स्वरों की मात्राएं। मैं उसके बाद ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर पढ़ा रहा हूं। पहले स्वरों की मात्राएं। आपको दिख रहा होगा, यहाँ हेडिंग डाला हूं, स्वरों की मात्राएं। आप भी लिखिए स्वरों की मात्राएं। देखिए, क्या आप इतना तो जानते हैं ना कि ये सारे स्वर हैं, अभी पढ़ा चुका हूं। इन सब में अ को छोड़कर आ की मात्रा होती है, आ की मात्रा होती है। आप आ की मात्रा को ऐसे दर्शाते हैं, ई की मात्रा को ऐसे दर्शाते हैं, ई की मात्रा को ऐसे दर्शाते हैं, ये ऐसे दर्शाते हैं। री की मात्रा को ऐसे, ए की मात्रा एक मात्रा होती है, इस आई की मात्रा 2 होती है, ओ की मात्रा को ऐसे दर्शाते हैं, औ की मात्रा को ऐसे। देखिए, सब औ की नहीं है मात्रा। अब पूछेगा स्वरों की मात्राएं कितनी होती हैं? स्वरों की 10 मात्राएं होती है। देखिए 11 स्वर होते हैं, अ को छोड़कर मात्राएं कितनी होती हैं? 10। इसलिए स्वरों की मात्रा आप लिखिए, हम लिखा है स्वरों की मात्राएं। लिखिए, मात्राएं स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की नहीं। व्यंजन की मात्रा होती है क्या? क की कोई, यहां पर क तो अ से मिलने से बना है, या की में ई निकली, व्यंजन की कोई मात्रा कैसे हो सकती है? आप बताइए। इनमें तो मात्राएं जो है वो तो व्यंजनों के साथ जाकर लगती हैं, तो व्यंजनों की कहां से मात्राएं होती हैं? लिखिए, स्वरों की मात्राएं होती हैं, व्यंजनों की नहीं। पर अ की मात्रा नहीं होती है। लिखना, पर अ की मात्रा नहीं होती है, पर अ की मात्रा नहीं होती है। अतः मात्राओं की संख्या 10 है। अतः मात्राओं की संख्या 10 है। तो स्वरों की मात्राएं 10। अगर पूछता है क्वेश्चन मात्राएं कितनी होती हैं, तो मात्राएं कितनी होती हैं? 10 होती हैं। व्यंजनों की नहीं होती, स्वरों की मात्राएं 10 होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट, स्वर के भेद। आप हेडिंग लिखिए, स्वर के भेद। हम यहां हेडिंग नहीं लिखे, आप लिखिए स्वर के भेद। हेडिंग लिखिए स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। आप लिखिए स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। लिख चुके होंगे। अब आप हेडिंग लिखिए, उसमें 3 प्रकार में पहली हेडिंग लिखिए ह्रस्व स्वर। मैं इसकी परिभाषा समझा रहा हूं, रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, लिखाऊंगा, समझाऊंगा। लिखना आपकी ड्यूटी, समझाना मेरी ड्यूटी। आप लिखिए ह्रस्व स्वर। अब देखिए, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? शब्द से ही पता चला है, ह्रस्व छोटा, ह्रस्व छोटा। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं?
जिनके उच्चारण में, इनको मैं समझा रहा हूं, पहले आप लिखिए, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। ह्रस्व माने छोटा, कम, ह्रस्व, दीर्घ माने बड़ा, ज्यादा, कितना ज्यादा, चर्चा करते हैं। पहले ह्रस्व माने कम, छोटा, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब देखिए, ह्रस्व स्वर कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में ना, ध्यान से सुनिएगा पहले, क्योंकि इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। कम समय में एक मात्रा का स्वर लगता है, इसलिए इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रा का स्वर लगता है, एक छंद पढ़ेंगे कभी, तब छंद में समझ में आता है ये, पर एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा को छंद में जाकर लघु कह देते हैं और द्विमात्रा को छंद में जाकर गुरु कह देते हैं। पर यहां एक मात्रा का समय लगता है, कम समय लगता है एक मात्रा का। अगर मान लीजिए इसमें 25%, मैं यहां लिख देता हूं, आपको लिखना नहीं है, आपको समझना है। ये 25% होता कुछ नहीं, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। 25%, 25% लगता है, तो इसमें 50% लगता है। ऐसा दोगुना अभी लिखाऊंगा मैं, ऐसे समझ जाइए। ह्रस्व स्वर, इनको एक मात्रिक स्वर भी, वह ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। इनको एक मात्रिक स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक मात्रा का समय लगता है। इसको स्वर मूल भी कहते हैं। क्यों इसको स्वर मूल कहते हैं? ह्रस्व स्वर को देखिए, क्योंकि आप देखिए, आ है, आ, औ और औ के मिलने से आ बनता है। दीर्घ संधि होती है, संधियों में पढ़ते हैं आप। औ और औ के मिलने से आ बनता है। आ तो दो स्वरों के मिलने से बना है। ये किसके मिलने से बना है? किसी के मिलने से नहीं। आ दो स्वरों के, स्वरी स्वर मिले, आप स्वतंत्र होते हैं स्वर, इसमें कोई दूसरा व्यंजन वगैरह नहीं। स्वर मिला है तो स्वर ही मिलेगा, फिर भी स्वर मिलेगा तो वही रहेगा। सहायता नहीं लेते हैं, लेंगे तो स्वर ही की लेंगे, व्यंजन की नहीं लेंगे। लेकिन व्यंजन की ही सहायता लें ये नहीं, बल्कि वो किसकी भी लेते हैं? स्वरों की भी लेते हैं। स्वर किसी की नहीं लेते, व्यंजन किसकी लेते हैं? स्वरों की। अब देखिए, ये किसी की सहायता नहीं लेता, ये भी किसी की सहायता नहीं, ये भी किसी की नहीं लेता है, तो स्वरों की ही लेता है। जब दो स्वरों का आपस में योग आ बना रहा है, तो ये किसका योग? किसी का नहीं, इसलिए ये स्वर मूल स्वर है। स्वर मूल कहते हैं इसको। इसको स्वर मूल नहीं कहेंगे, इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। आ को दीर्घ स्वर कहते हैं, ये स्वर मूल है, और स्वर मूल है। ऐसे ही स्वर मूल में क्या क्या आते हैं? स्वर मूल में हम चर्चा करते हैं क्या क्या आते हैं। स्वर मूल में आते हैं, मैं इनको मिटा रहा हूं। अब देखिए, स्वर मूल में आते हैं, अर्थात ह्रस्व स्वर में क्या क्या आते हैं? ह्रस्व स्वर में अ आता है, छोटी ई, छोटा ऊ और री। तो ह्रस्व स्वर, स्वर मूल या एक मात्रिक स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसलिए आप परिभाषा पूरी कीजिए। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें एक मात्रिक स्वर या स्वर मूल भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, एक मात्रिक या स्वर मूल भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी 4? लिख दीजिए, अ, छोटी, छोटा ऊ, री। अब देखिए, द्विमात्रिक स्वर, दीर्घ स्वर, परिभाषा क्या होगी? परिभाषा क्या होगी? सरल है, समझना। इसमें क्या परिभाषा लिखे थे? देखिए दोबारा, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है लिखे थे। अब इसमें क्या लिखेंगे? जिनके, यहां ध्यान देना, पहले आप ध्यान देना फिर लिखेंगे। जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दोगुना अधिक समय लगता है। 25 दूना 50। जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना अधिक समय लगता है। जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब लिखिए, जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना अधिक समय लगता है, 2 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। क्योंकि इससे 2 गुना अधिक लगता है, इसलिए इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। देखिए, इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। 2 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए द्विमात्रिक।
ये कौन कौन से हैं? शेष जो बच गए इसमें, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, शेष बचे हुए 4, ए, आई, ओ, औ। कितने हो गए? 7। कितने हो गए? 7। तो इनकी संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। ठीक हो गया? दीर्घ स्वरों को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब आते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वरों को पहले मैं परिभाषा समझाता हूं प्लुत स्वर की। आप हेडिंग डालिए, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? देखिए, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर कहते हैं किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना अधिक समय लगता है। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना अधिक समय लगता है। आप लिखिए, प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना 75%, अगर 25 गुना 50 3 75, जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना अधिक समय लगता है। जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। 3 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। क्योंकि 3 गुना अधिक लगता है तो इनको क्या बोलेंगे? त्रिमात्रिक। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अब देखिए, त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अब आप ना इनमें से प्लुत स्वर, एक क्वेश्चन एक बार आया था परीक्षा में, क्या कि प्लुत स्वरों का प्रयोग कब होता है? तो यहां पर वो लिखना है, नोट करके लिखिए। प्लुत स्वर में नोट बनाकर लिखिए, इन स्वरों का उच्चारण दूर से बुलाने हेतु किया जाता है। इन स्वरों का उच्चारण दूर से बुलाने हेतु किया जाता है। इन स्वरों का उच्चारण दूर से बुलाने हेतु ऑब्लिक किसी को पुकारने हेतु किया जाता है। किसी को पुकारने हेतु किया जाता है। दूर से बुलाने हेतु ऑब्लिक किसी को पुकारने हेतु किया जाता है। किसी को पुकारे या दूर से किसी को बुलाए तो इनका कैसे, मैं समझाता हूं। अगर आपको कोई दूर खड़ा है और आपको बुलाना है तो आप कैसे बोलते हैं? ए में काफी देर तक ए बोलते रहते हैं, ए ऐसे लंबा खींच देते हैं। तो वो जब आप लंबा खींचते हैं तो 3 बार खींच देते हैं, तिगुना। इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है, 3 गुना हो जाता है इनका प्रयोग दूर से बुलाने के लिए। यह क्वेश्चन एक बार आ चुका है। क्या प्लुत स्वर का प्रयोग कहां होता है? दूर से बुलाने अथवा पुकारने हेतु। अब ये क्या, आप किसी का भी प्लुत बना दो, जैसे आ का प्लुत मैं बनाता हूं। देखिए, आ का प्लुत आप जानते हो, आ का प्लुत कैसे? राम लिखेंगे, ध्यान देना, रा लिखते हैं। तो हिंदी में आपने देखा होगा, एक ऐसे लिखते हैं, हिंदी में है, 2 ऐसे लिखते हैं, 3 ऐसे लिखते हैं हिंदी की देवनागरी लिपि में। तो आप यहां पर 3 लिखिए, ये 3 उठाकर रख दिया यहां। और मौ, अब इसको लिख दीजिए ऐसे। तो देखिए, रा के आगे 3 लिखा है, तिगुना। अब आ को 3 गुना खींचेंगे, राम, 3 गुना खींच दिया आ को, राम, 3 गुना, आ, तो आ न बोलकर आम। तो ये 3 गुना खींचना ही त्रिमात्रिक या प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? देखिए, यहां पर राम को पुकार रहे हैं हम, पुकारने में प्रयोग होता है इसका। जैसे अगर मैं श्याम को पुकारूं या किसी और को, रमेश को पुकारूं, रमेश, ए का बना देंगे प्लुत। किसी का भी प्लुत हो सकता है, किसी का भी प्लुत हो सकता है। इसलिए ये स्वरों का प्रयोग है। और इसमें एक चीज और बची है जो मैं आपको समझाता हूं, है, ध्यान दीजिए। इसमें जो बची है वो चीजें क्या है? देखिए, इसमें जो चीज बची है वो क्या, आप हेडिंग डालिए, आगत स्वर ऑब्लिक ध्वनि। आगत स्वर ऑब्लिक ध्वनि। किसे आगत स्वर कहते हैं? आगत स्वर ऑब्लिक ध्वनि। आगत माने आया हुआ, था नहीं। संस्कृत से आए हुए को आगत नहीं कहते हैं। संस्कृत से जो स्वर आए उनको, अगर संस्कृत से आए हुए स्वरों को आगत कहते तो सब आगत स्वर होते। संस्कृत से आए हुए स्वरों को आगत नहीं कहा जाता है। तो आगत किसे कहा जाता है?
वे स्वर जो दूसरी भाषाओं से आए हैं, हिंदी में जो खुद पैदा हुए वो नहीं, हिंदी में जो संस्कृत से आए वो नहीं, जो किसी अन्य भाषा से आए हैं। अंग्रेजी से आ गया तो आगत, चूंकि हिंदी क्या है ना, भाषा प्रयोग की वस्तु है, कहा है भाषा प्रयोग के आधार पर बदलती रहती है। भाषा का क्षेत्र, भाषा का स्तर बदलता रहता है प्रयोग के आधार पर। अब जब भाषा हम बोलते तो नई नई चीजें आती हैं प्रयोग के आधार पर। तो अंग्रेजी के प्रभाव स्वरूप हिंदी में एक स्वर आ गया, वो स्वर कौन सा है? आगत स्वर। वो कौन सा आगत स्वर? आप लिखें आगत स्वर या आगत ध्वनि लिखें। बिंदी नहीं लगाएंगे साथ में, खाली इतना ही बनाएंगे। आप ध्यान रखें, आप ऐसा करके आप बिंदी लगाएंगे तो इसको चंद्र बिंदु आप कहते हैं, भले ही अनुनासिक है, इसको अनुनासिक हिंदी में बोला जाता है, आप चंद्र बिंदु बोलते हैं। आपको यहां चंद्र बिंदु नहीं बनाना है, अनुनासिक नहीं बनाना है, इतना ही रखना है। अंग्रेजी के प्रभाव से ये हिंदी में प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसको आगत कहेंगे, अंग्रेजी से आया है। इसकी विशिष्टता क्या है? इसकी विशिष्टता क्या है? पहले आप लिखिए आगत स्वर ऑब्लिक ध्वनि। क्योंकि यह अन्य स्वरों की अपेक्षा, लिखिए, क्योंकि यह अन्य स्वरों की अपेक्षा अर्थ परिवर्तन की क्षमता रखता है। क्योंकि यह अन्य स्वरों की अपेक्षा, क्योंकि यह अन्य स्वरों की अपेक्षा अर्थ परिवर्तन की क्षमता रखता है, इसलिए इसे आगत स्वर भी कहते हैं। यह अंग्रेजी से हिंदी में आया हुआ स्वर है। यह अंग्रेजी से हिंदी में आया हुआ स्वर है। यह अंग्रेजी से हिंदी में आया हुआ स्वर है। अब देखिए अर्थ परिवर्तन की क्षमता कैसे रखता है, एक दो उदाहरण में आपको समझाता हूं। जैसे अगर आप बॉल लिखें, ऐसे लिखेंगे, अब इसको अ पढ़ा जाता है, देखिए अ पढ़ा जाता है, बॉल को तो आप बॉल बोलते हैं ना, ऐसे ही तो लिखोगे बॉल। बॉल आप पढ़ते हो तो बॉल, ये लिखिए बॉल। अब और क्या, जैसे बॉल अगर आप लिख रहे हैं तो बॉल बोल रहे हैं, अगर अ पढ़ोगे, इसको अ पढ़ोगे जहां भी होगा, अ पढ़ रहे हो, देखो बॉल। लेकिन अगर आप ये बॉल गेंद, जैसे लिखिए बॉल, डैश करके लिख दीजिए गेंद, बॉल गेंद। अब देखिए और क्या, दूसरा एक, अगर मैं इसका प्रयोग नहीं करता हूं तो देखिए बाल, बाल, केस, बाल के आगे लिख दीजिए केस। देखिए बाल, जबकि इसमें जैसे ही हमने आगत स्वर का प्रयोग किया तो इसका अर्थ ही बदल गया, इसलिए अर्थ परिवर्तन की क्षमता रखता है। और क्या, जैसे एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण में लिखता हूं, इसके अलावा क्या, कॉफी। देखिए मैं दूसरा उदाहरण लिख रहा हूं, कॉफी, अ पढ़ोगे, इसको काफी नहीं पढ़ोगे, कॉफी, पेय पदार्थ, पेय पदार्थ। अगर आप बिना आगत स्वर के लिखें काफी लोग आए थे, अधिक, काफी माने अधिक, काफी लोग आए थे, अधिक लोग आए थे, कॉफी पेय पदार्थ को कहते हैं। ये अगर ऐसे लिखते हैं तो ठीक है, अगर जैसे इसका प्रयोग करते हैं आगत स्वर का तो अर्थ ही बदल जाता है, इसमें इतनी क्षमता होती है। इसलिए आगत स्वर पूछेगा तो ये है, इसलिए लिख दीजिए, इसको लिखकर लिखिए, इसे आगत स्वर कहते हैं, या आप ये उदाहरण भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा मैं एक चीज नोट करके आप चाहे तो लिख सकते हैं, जो भले ही स्वर के उसमें नहीं आता है, लेकिन चूंकि आगत शब्द से मैं आपको बता देता हूं, ये जो जौ है ना, ये जो जौ है, जौ के साथ यहां पर नुक्ता जब लग जाता है, या फ के साथ, जौ और फ के साथ जब नुक्ता लग जाता है नीचे, तो ये भी आगत वर्ण कहलाते हैं। स्वर तो नहीं कहेंगे, स्वर तो नहीं है ना, स्वर तो नहीं है, लेकिन भले व्यंजन है, लेकिन व्यंजन है तो वर्ण तो है ना, वर्ण तो कहेंगे, 52 वर्ण होते हैं, सारे तो वर्ण है, स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण होते हैं ना। ये व्यंजन भले है, लेकिन वर्ण है, लेकिन ये आगत वर्ण है। ये फारसी के प्रभाव से, अरबी के प्रभाव से यहां आ गए हैं,
इसलिए ज और फ जहां नीचे बिंदी लगी हो, अन्यथा नहीं, बिना नीचे बिंदी लगे नहीं, इनको भी क्या कहते हैं? आगत वर्ण कहते हैं। नोट करके लिखिए, ज और फ नीचे बिंदी लगाकर लिखना, ज और फ को भी आगत वर्ण कहते हैं, आगत वर्ण कहते हैं। अब आगे एक टॉपिक है, एक हेडिंग डालिए, नवविकसित स्वर। हेडिंग डाल दीजिए नवविकसित स्वर, नवविकसित स्वर। इस टॉपिक को नवविकसित स्वर या फिर नवविकसित स्वर के अलावा अनुनासिक या फिर अनुस्वार या फिर विसर्ग अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।